नमस्कार। मैं प्रथम एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध सीरीज का फूल, इस पाठ का वाचन करेंगे जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। सीरीज के फूल आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। जहां बैठ के ये लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ हैं, अर्थात जहां लेखक बैठकर ये निबंध लिख रहे हैं वहाँ उसके आगे पीछे और दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी। देखिए यहाँ पर जेठ यानी कि हिंदी के माहों में जो माह में एक माह होता है जेठ, उसका यहाँ उल्लेख आया है। और इस निबंध के शुरुआत में अगर किसी माह की बात आई है या फिर ये निबंधकार जिस माह में ये निबंध लिख रहा है तो वो कौन सा माह है? जेठ का माह है। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, यानी कि धरती है वो एक आग के गोले की तरह बनी हुई थी। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था और इस जेठ के माह में शिरीष है वो नीचे से ऊपर तक यानी कि पूरा फूलों से लदा हुआ है। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं, अर्थात ऐसे फूल बहुत कम होंगे जो ऐसी गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। मतलब ये जीवन की जिजीविषा का सवाल है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अगर कोई हरा भरा रह रहा है, इसका मतलब उसमें जीवन जीने की बहुत बड़ी जिजीविषा है। इसके बाद में निबंधकार ने लिखा है कि कर्णिकार और आरगवत यानी कि अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। अब यहाँ देखिए लेखक ने कहा है कि देखिए पहले अगर इस पाठ में अगर किसी पेड़ का या फिर फूल का वर्णन है तो वो शिरीष का है, लेकिन उसके बाद में अगर दो है तो वो है एक कर्णिकार और दूसरा है आरगवत। आरगवत को अमलतास भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि मैं आरगवत और कर्णिकार और आरगवत की बात भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत है। अर्थात सर्वप्रथम अगर यहाँ पर किसी फूलों की बात की जाए तो वो किसका वर्णन हुआ है? तो वो हुआ है शिरीष का। उसके बाद में कर्णिकार और आरगवत की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत है, लेकिन शिरीष के साथ आरगवत की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं, निबंधकार कह रहे हैं कि शिरीष के साथ आरगवत की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि शिरीष एक अलग प्रकार का है और आरगवत वो अलग प्रकार से है। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। अब यहाँ लेखक का कहना यह है कि जो आरगवत है वो 15-20 दिन के लिए ही फूलता है, ठीक है, वो पूरे वर्ष भर नहीं फूल सकता, या फिर शिरीष के समान जितने समय तक शिरीष फूलता फलता है इतनी समय तक आरगवत फूल नहीं सकता। वसंत ऋतु के 15-20 दिन के लिए फूलता है और वसंत ऋतु के पलाश की भांति, अर्थात आरगवत है वो वसंत ऋतु में जिस प्रकार से पलाश है वो वसंत ऋतु में 15-20 दिन के लिए फूलता है, उसी प्रकार से यदि किसी का बात की जाए तो वो कौन है? वो है आरगवत, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो ऐसे फूल हैं जिनका या फिर दो ऐसे पेड़ हैं जिनका निबंधकार या फिर लेखक अपने बात कर रहा है, तो वो है एक तो आरगवत और दूसरा है वसंत ऋतु में पलाश। ये दो ऐसे हैं जो 15-20 दिन के लिए ही फूलते हैं। कबीरदास को इस तरह 15-20 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। अब देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल के पुरोधा कवि इतिहासकार के बारे में यहाँ पर निबंधकार ने बात की है, वो है कबीरदास जी। वो कह रहे हैं कबीरदास जी को इस तरह 15-20 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। कबीरदास जी भी का भी विचार है कि 15-20 दिन के लिए खिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर ये भी कोई जीना हुआ कि 15-20 दिन के लिए फूले और फिर खंखड़ के खंखड़। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, अर्थात 10 दिन फूल फुलाकर और फिर वापस ठोठ की तरह हो जाना, ये कोई जीवन जीना नहीं हुआ। दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलाश, यानी कि 10 दिन फूल कर और उसके बाद में वापस खंखड़ हो गए या फिर ठूंठ हो गए, तो ये कोई खिलना नहीं हुआ। देखिए अब यहाँ पर एक बात है, लेखक ने कहा है कि पलाश खिल रहा है,
या फिर आरगवत खिल रहा है वो 15 दिन या फिर 15-20 दिन के लिए। लेकिन कबीरदास जी ने अगर पूछा है पलाश, अगर ये पूछा जाए कि कबीरदास जी ने पलाश को कितने दिन खिलने का कहा है, कि दिन 10 फूला फूली के, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि भी पलाश है वो 10 दिन के लिए ही फूलता है, फिर वो वापस क्या हो जाता है, खंखड़, अर्थात वो वापस ठोंठ हो जाता है। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, फूल है शिरीष। अब देखिए यहाँ पर वापस किसका आया अर्थ आया, शिरीष का। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। अब देखिए शिरीष का फूल कब खिलना आरंभ करता है, लहकना, वो वसंत ऋतु में। किस समय, वसंत ऋतु के समय। अब देखिए वसंत हिंदी के माह में फागुन और चैत्र माह है, उससे वसंत ऋतु आरंभ होती है। तो और ये 2 माह की वसंत ऋतु होती है। तो वसंत के आगमन के साथ में लहक उठता है कौन, शिरीष। और आषाढ़ तक तो, अब देखिए यहाँ आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से वो मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे बादों में भी वो निर्घात फूल रहता है, यानी कि वो यदि उसका मन रम गया तो वो भादों तक, यानी कि वसंत यानी कि लगभग फागुन चैत्र में इसका जन्म होता है। आषाढ़ तक तो ये निश्चित रूप से बना रहेगा ही, और यदि इसका मन रम गया तो ये भरे बादों तक भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति, किसके समान, कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में जब उमस से प्राण उबल रहे हैं और लू से हृदय सूख रहा है, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी एक कालजयी अवधूत की भांति अगर यदि कोई जीवित है, या फिर अजयता का जीवन की अजयता का अगर कोई मंत्र प्रचार कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है शिरीष का फूल। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूं। अब यहाँ पर कवि या फिर निबंधकार अपने बारे में बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे कि कोई कवि किसी पेड़ को, फूल को देखा और उनका हृदय पिघल जाए और वो उनके बखान करने लग जाए, उस प्रकार का हृदय तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन इतना ठूठ हृदय भी नहीं है मेरा। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं। अब निबंधकार आगे कहता है कि शिरीष का जो पुष्प वो मेरे मानस के हृदय में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा कर रहे हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। शिरीष किस प्रकार का पेड़ है, बड़ा भी है और छायादार है। पुराने भारत का रईस, अब देखिए यहाँ पर पुराने भारत के रईसों के बारे में बात हो रही है। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता था, यानी कि पुराने भारत के जो रईस है, जो अपने घर के चारों तरफ अपनी घर की जो वाटिका होती थी या फिर छोटा वन होता था, वहां पर वो जिन पेड़ पौधों को या फिर वृक्ष वाटिका में लगाते थे, उस वृक्ष वाटिका में शिरीष भी था। और इसका उल्लेख किसमें हुआ है, व्रत संहिता में हुआ है। अब देखिए यहाँ पर किन के बारे में उल्लेख हो रहा है, पुराने भारत के रईसों के बारे में। किन के बारे में, पुराने भारत के रईसों के बारे में। और वो एक वृक्ष वाटिका की बात कर रहे हैं। वृक्ष वाटिका पुराने भारत की रईसों के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें वो वृक्ष बात कर रहे हैं और उसमें एक शिरीष है और इसका उल्लेख किसमें हुआ है, व्रत संहिता में हुआ है। अब देखिए आगे लेखक कह रहा है कि अशोक, अरिष्ट, पुनाग और शिरीष के छायादार और धन मसरण हरितमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। अब लेखक ये कहना चाह रहा है कि उसकी, यानी कि जो पुराने भारत के रईस थे, उनकी वृक्ष वाटिका में कौन कौन से पेड़ थे शिरीष के साथ में। तो एक तो अशोक था, अरिष्ट था, पुनाग था और इनके साथ में अगर कोई और था तो वो था शिरीष। इनके छायादार और धन मसरण हरितमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी।
वात्स्यायन ने, अब देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए तो वृक्षों के बारे में या फिर वृक्ष वाटिका, जो पुराने भारत के रईस अपने घर के चारों तरफ जिन मंगलजनक वृक्ष, मंगलजनक यानी कि जो शुभ लाभदायक वृक्ष होते थे, जो अपनी वृक्ष घर के चारों तरफ लगाया करते, उसमें तो ये उल्लेख तो हुआ है व्रत संहिता में, और उसमें 4 पेड़ों के नाम आए। कौन सा? एक अशोक का, दूसरा अरिष्ट का, तीसरा पुनाग और चौथा शिरीष का। इसके बाद में एक आ रहा है यहाँ पर वात्स्यायन, जो अपने प्राचीन कवि है। वात्स्यायन ने कहा है कामसूत्र में। अब वात्स्यायन भी कामसूत्र में बता रहे हैं, वो भी वाटिका के ही बारे में कह रहे हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ भी वृक्षों की ही शोभा हो रही है। वो कह रहे हैं कि वृक्ष कैसे वृक्ष होने चाहिए जिनकी छाया में झूले लगाने चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि सघन छायादार वृक्षों की छाया में झूला या फिर उसको प्रेंखा दोला लगा जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे। अब ये पूछा जाए कि वात्स्यायन कामसूत्र में कैसे वृक्षों की छाया में झूला लगाने की बात कही है, तो वो तो है घने सघन या छायादार वृक्षों में। लेकिन पुराने कवि ये भी कह रहे हैं कि बकुल का पेड़ भी ऐसे बकुल की पेड़ की जो दोलाएं हैं, जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में भी झूला लगाया जाना चाहिए, वो भी कोई बुरा नहीं है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कम जरूर है। अब देखिए, पर शिरीष भी क्या बुरा है। अब यहाँ एक बात आ रही है कि शिरीष भी क्या बुरा है, शिरीष में क्या बुराई है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। ये देखिए, अब एक इसकी थोड़ी कमजोरी आ रही है कि इसकी डाल है वो क्या है, कमजोर है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन इसमें जो झूल रही है, जिनका जो झूला लगा रही है, उनका वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है। अब निबंधकार कह रहे हैं कि कवियों की क्या बुरी आदत है, वो वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। यानी कि जो पेड़ है, उस पेड़ पर जो झूलेगी उनका वजन कितना है। मैं तंदुल नर पत्तियों की बात नहीं कर रहा। अब यहाँ लेखक का कहना है कि मैं तुंदिल नर पत्ती होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। हाँ, अगर कोई तुंदिल यानी कि बड़ी तोंद वाले अगर नरपति है और वो यदि झूलना चाहे तो अपने लिए लोहे का पेड़ लगवा सकते हैं। पेड़ लगा सकते हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। अब देखिए, यहाँ पर शिरीष के फूल के बारे में बताया गया है कि शिरीष का फूल है वो संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। अब कवि कह रहे हैं कि कालिदास ने यह बात है ना शुरू में प्रचार की होगी, और कौन से साहित्य में? संस्कृत के साहित्य में। यानी लेखक महोदय संस्कृत के साहित्य में शिरीष के फूल के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3-4 बातें हुई है, जैसे कि वात्स्यायन जो कामसूत्र में कह रहे हैं, उससे पहले व्रत संहिता है उसमें उल्लेख हुआ है, और उसके बाद में संस्कृत साहित्य में भी शिरीष को क्या माना गया है, बहुत ही कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने ये बात शुरू में प्रचार होगी। लेकिन अब देखो, संस्कृत साहित्य में लिखने वाले कौन थे? संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल के बारे में बखान करने वाले कवि कौन थे? तो वो थे कालिदास जी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। अब यहाँ निबंधकार कह रहे हैं कि उनका भी, यानी कि कालिदास जी का भी शिरीष के प्रति पक्षपात था और मेरा भी है। कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। अब यहाँ पर ये शायद कालिदास जी के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने संस्कृत साहित्य में ये कहा है कि शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल ही नहीं। मतलब इसका मतलब वो बहुत ही नाजुक, उनकी जो डालियां हैं शिरीष के पेड़ की बहुत ही नाजुक हैं। पदम सहित ब्रह्मरस्य पैलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्र त्रिणाम। ये
कालिदास जी की सीरीज के बारे में उक्ति है। अब मैं इतने बड़ी कवि की बात का विरोध कैसे करूं? निबंधकार कह रहे हैं मैं इतने बड़े कवि की बात का उल्लंघन कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यह तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। अब देखिए यहाँ पर अब शिरीष के बारे में ये बात आ रही है कि शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर, यानी कि शिरीष के जो फूल हैं उनकी कोमलता देखी, तब परवर्ती कवियों ने समझा कि इसका सब कुछ कोमल है। यह उनकी भूल है, यह भूल है। इसके फूल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। अर्थात इनके फूल तो बहुत, फूलों के बाद में जो फल बनते हैं वो फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल लगने पर भी वो पुराने फल है जो अपना स्थान नहीं छोड़ते जब तक कि नए फल पत्ते मिलकर ढकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। यानी कि दूसरे वाले जो फूल है वो वापस फल बनकर उनको जब तक उनको ढकिया कर उन्हें बाहर नहीं करते तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पतन से मरमरित होती रहती है, यानी कि किस समय, यानी कि वसंत के समय। अब पुनः दूसरी साल का वसंत आ रहा है और उस समय सब सारी वनस्थली पुष्प पतन से मरमरित होती रहती है, यानी कि वसंत के समय सभी पेड़ पौधे हैं जो अपने पुराने पेड़ हैं, अपने पत्ते हैं वगैरह, वो सभी झाड़ देते हैं। तो ऐसे में सभी वे पुष्प पतन से मरमरित हो रहे हैं, वनस्थली पूरी। लेकिन शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। और ऐसी में जब वसंत ऋतु में जब सभी के पेड़ पौधे पत्ते वगैरह झड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी पुराने फल है जो शिरीष के वो खड़खड़ा रहे हैं, वो खड़े हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते। अब देखिए, शिरीष के जो पुराने फल है उनकी तुलना जो पुराने नेता है जो पार्टियों में रहते हैं और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर भी वो डटे रहते हैं इस आस में कि क्या पता अगली बार हमें और अच्छा मौका मिल जाए। इस आस में वो जमे रहते हैं जिसी प्रकार से शिरीष के पुराने फल जमे हुए हैं। जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। और ये किन के बारे में कहा गया है? और ये कहा गया है जो पार्टियों में जो पुराने नेता होते हैं, तब जब तक नए नेता उभर कर आए और वो उन्हें धकिया कर उन्हें बाहर नहीं निकाल देते, तब तक वो जिद्दी बनकर पार्टियों में खड़े रहते हैं। अब मैं सोचता हूं कि पुरानों का यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती, यानी जो पुरानों की पास में जो अधिकार लिप्सा है वो क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती।